नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे में बुलेट की रफ्तार से आपको अहम खबरें हम देंगे। सबसे पहले बिजनेस टॉप 10। सबसे पहले पॉलिटिकल खबरें आपको बता दें। एलएसी पर बैकफुट पर चीन नजर आया है। गलवान घाटी से चीन ने अपने टेंट हटा दिए हैं। इसके साथ ही एलएसी में जो चीनी सेना ने अपने करीब 62 नई पोस्ट हटा दी हैं। वहीं राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला नजर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार मोदी सरकार पर हमला किया है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 3 फैसलों को चुना और कहा कि इन 3 फैसलों की असफलताओं पर भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन होगा। ये 3 फैसले हैं, कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण की एक क्लिप भी ट्विटर पर शेयर की, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और कोरोना से लड़ाई 21 दिन तक चलेगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी को लेकर किए गए फैसलों को भी जोड़ा और कहा कि जब विफलताओं पर रिसर्च करनी होगी तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल भारत में कोविड-19, जीएसटी और नोटबंदी इन तीनों को अपनी स्टडी में शामिल करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने रक्षा मामलों की स्थायी समिति की एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। राहुल गांधी लगातार राष्ट्र के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक जिम्मेदार विपक्ष नेता की तरह बर्ताव करना चाहिए। कांग्रेस में कई योग्य सदस्य हैं जो संसदीय मामलों को समझते हैं, लेकिन एक राजवंश ऐसे नेताओं को कभी बढ़ने नहीं देगा। शिवसेना ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानपुर मुठभेड़ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी सरकार की पोल खोल दी और इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में गुंडई खत्म करने के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर में मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब पुलिसकर्मियों के खून से रक्त रंजित है और इस घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया है। शिवसेना ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि दुबे घटना के बाद नेपाल फरार हो गया है। मराठी मुखपत्र सामना में कहा गया कि भारत का संबंध नेपाल के साथ अभी अच्छा नहीं है। संपादकीय में ये उम्मीद जताई गई कि भारत के लिए दुबे नेपाल में दाऊद जैसा न साबित हो। मुखपत्र में प्रत्यक्ष तौर पर दाऊद का जिक्र उन खबरों के हवाले से किया गया जिनमें यह बताया गया है कि दाऊद इब्राहिम भारत से भागने के बाद पाकिस्तान में रह रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। हालात ये हैं कि भारत ने दुनिया में रूस को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पर इस वक्त पहुंच गया है, यानी भारत दुनिया का तीसरा कोरोना संक्रमित देश बन चुका है। भारत में अब तक कुल 6,97,413 मामले आए हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां 15,79,837 मामले हैं। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 29,70,468 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 24,248 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटों में ही 425 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में अब तक कुल 19,693 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि से हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा राजधानी दिल्ली में भी हालात बेहद गंभीर हैं। दिल्ली कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है दिल्ली में। और कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में 15,000 बिस्तर हैं और इनमें से सिर्फ 5100 पर मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में अब रोजाना 20 से 24,000 लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जून के महीने में 100 में से 35 लोग कोरोना के मरीज होते थे, अब सिर्फ 11 लोग मरीज होते हैं। सरकार की ओर से ऑक्सीमीटर लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। आज दिल्ली में 55 से 60 मौतें हो रही हैं, लेकिन पहले के मुकाबले ये संख्या आधी हो चुकी है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली ने शुरू किया है।
हमारे परीक्षणों से पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से रोगियों की सेहत में भारी सुधार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने की अपील की। जितनी डिमांड है प्लाज्मा की वो बहुत ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। इधर भारत ने कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आज नई ऊंचाई को छुआ है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। ऐसा करने वाला भारत दुनिया में 5वां देश बन गया है। आईसीएमआर ने बताया कि अब हर रोज करीब 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद मार्च तक देश में सिर्फ एक ही लैब पुणे में थी, लेकिन आज देश भर में करीब 1100 ऐसी लैब्स हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है। सरकार की तरफ से जारी ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के तहत 8 जुलाई से होटल, गेस्ट हाउसेस और लॉज को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इसके लिए शर्तें भी हैं। ये होटल्स और गेस्ट हाउस कंटेनमेंट जोन से बाहर होने चाहिए। इन्हें सिर्फ 33% क्षमता के साथ ही संचालन करना होगा। इसके साथ ही इन होटल और गेस्ट हाउस में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। होटल में थर्मल स्क्रीनिंग और इसके साथ ही सैनिटाइजर्स अनिवार्य होगा। साथ साथ गेस्ट और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। वहीं एसी का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा। इन होटल्स में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। गेस्ट के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होता, तभी होटल में एंट्री दी जाएगी। साथ ही लॉबी और सिटिंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। अमेरिका के बाद अब कुवैत में रह रहे भारतीयों पर स्वदेश लौटने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल कुवैत के नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने हाल ही में अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़कर भारत लौटना पड़ सकता है। ऐसे में उनके सामने रोजगार और नौकरी का खतरा एक बार फिर से पैदा हो सकता है। गल्फ न्यूज ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने निर्धारित किया है कि अप्रवासी कोटा बिल का ड्राफ्ट संवैधानिक है। बता दें कि इस बिल के मुताबिक कुवैत में भारतीयों की आबादी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त रौनक रही। सेंसेक्स 466 अंक चढ़कर और निफ्टी 156 अंक चढ़कर बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी आज 4 महीने बाद 10,800 को पार कर गया था, लेकिन इसके नीचे फिसल कर बंद हुआ है। आज निफ्टी बैंक भी 400 अंक तक दौड़ा। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी के सभी 12 शेयरों में खरीदारी रही। इधर आज के कारोबार में सबसे ज्यादा मेटल ऑटो शेयरों में खरीदारी का जोर रहा। शुगर एमएसपी बढ़ने की खबर पर शुगर सेक्टर में जोश देखने को मिला। आज मिड कैप में डिफेंस, पावर इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर शेयर खूब दौड़े। ऑटो शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स दौड़े। बैंकिंग शेयरों में एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में तेजी रही। रियल एस्टेट में शोभा डेवलपर्स, इंडिया बुल्स रियल्टी, फीनिक्स मिल्स में मजबूती नजर आई। इक्विटी मार्केट में तेजी के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे कमजोर होकर 74 रुपए 67 के स्तर पर बंद हुआ। कल रुपया 74 रुपए 63 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। रुपया आज 74 रुपए 82 के लेवल तक फिसल गया। हालांकि रुपए ने आज 74 रुपए 50 पैसे का स्तर भी छुआ था, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका।
सोने में निवेश करने को लेकर सभी उत्सुक रहते हैं क्योंकि ये एक सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर सबकी पसंद माना जाता है। इस समय कोरोना संकट काल में भी सोना दिन दुगनी रात चौगनी दर से महंगा हो रहा है। ऐसे में अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय सोने के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आज से निवेश कर सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज का सब्सक्रिप्शन आज यानी 6 जुलाई से खुल चुका है और 10 जुलाई को बंद होगा। ये बॉन्ड सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी कर रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए इशू प्राइस 4,852 रुपए प्रति ग्राम की दर पर तय किया गया है। सरकार इस बात को अब मान रही है कि कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर संकुचन होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन 4.5% के करीब होगा। इसका मतलब यह है कि देश की जीडीपी का आकार वर्तमान आकार से 4.5% घट जाएगा। देश की जीडीपी का आकार करीब 203 लाख करोड़ रुपए है। अप्रैल 2020 में जीडीपी को लेकर जो अनुमान जताया गया था उससे ये 6.4% कम है। अप्रैल तक सरकार को उम्मीद थी कि विकास दर 1.9% तक रहेगी। इसके पहले आईएमएफ ने जून महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.9% का संकुचन होगा। अप्रैल में जताए गए अनुमान के मुताबिक ये 1.9% ज्यादा है। अप्रैल 2020 में आईएमएफ ने अनुमान जताया था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट आएगी। इधर कोरोना संकट की वजह से देश के करीब 70% स्टार्टअप की हालत खराब है। कोरोना संकट की वजह से देश के 17% स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। उद्योग संगठन फिक्की और आईएएन की एक स्टडी में यह दावा किया गया है। इंडस्ट्री चैम्बर फिक्की और इंडियन एंजल नेटवर्क के एक सर्वे में भारतीय स्टार्टअप पर कोविड-19 का असर के नतीजों से यह जानकारी मिली है। सर्वे के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से 33% स्टार्टअप्स ने अपने निवेश के निर्णय रोक लिए हैं और 10% ने कहा है कि उनके डील खत्म हो चुकी है। इस सर्वे से पता चला है कि अगले 3 से 6 महीने के खर्च के लिए केवल 22% स्टार्टअप्स के पास पर्याप्त नकदी मौजूद है। भारत में कामकाज कर रहे 68% स्टार्टअप्स अपने संचालन और प्रशासनिक खर्च को घटाने में जुटे हैं। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सा खरीदेंगे। राजन रहेजा ग्रुप की कंपनी प्रिज्म सीमेंट की इसमें 51% हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी पेटीएम के विजय शेखर शर्मा की टेक्नोलॉजी कंपनी QORQL को बेची जाएगी। यह सौदा करीब 290 करोड़ रुपए में होगा। रहेजा QBE एक जॉइंट वेंचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसके प्रमोटर प्रिज्म इंडिया सीमेंट और QBE होल्डिंग्स हैं। QBE होल्डिंग ऑस्ट्रेलिया के QBE इंश्योरेंस ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी है। भारतीय रेलवे एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देश में ट्रेनें सोलर एनर्जी से चलाने की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीना में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। अब इनका ट्रायल चल रहा है। अगले 15 दिन में बीना सोलर पावर प्लांट भारतीय रेलवे के लिए चालू कर दिया जाएगा। इससे रेलवे को हर साल 25 लाख यूनिट बिजली हासिल होगी। रेलवे इससे हर साल 1 करोड़ 37 लाख रुपए की बचत करेगा। ये प्लांट BHEL ने 8 महीने में तैयार किया है। इधर जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL ने लैंड बैंक के मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BHEL के पास 14,000 एकड़ जमीन है। इसमें आधी जमीन बेकार पड़ी है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। भेल की इस खाली पड़ी जमीन के लिए ग्लोबल कंपनियों से अच्छा रिस्पांस मिला है। भेल की योजना सोलर प्लांट से जुड़ी जमीनों को लीज पर देने की है। कोई खरीदार न मिलने से एयर इंडिया के लिए सरकार तारीख पर तारीख बढ़ा रही है। अब एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की तारीख फिर से बढ़ जाएगी। इसके पहले सरकार ने कोई पहल न मिलने के बाद बोली मंगाने की तारीख 31 तारीख तक बढ़ाई थी। ये चौथी बार है जब सरकार ने बोली लगाने की तारीख को आगे बढ़ाया है। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू हुई थी। 17 मार्च को बोली लगाने की अंतिम तारीख रखी गई थी।
कानपुर शूटआउट में अहम खुलासा हुआ है। बदमाश विकास दुबे के संपर्क में चौबेपुर पुलिस थाने के 2 दारोगा और 1 सिपाही थे। इनकी कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। इसके बाद दारोगा कुंवर पाल और कृष्ण कुमार शर्मा समेत सिपाही राजीव को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उन पुलिसकर्मियों की तलाश शुरू कर दी है जो विकास दुबे के संपर्क में थे। चौबेपुर पुलिस थाने के सभी पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल खंगाले गए हैं। कॉल डिटेल खंगालने के दौरान खुलासा हुआ कि चौबेपुर के 3 पुलिसकर्मी विकास दुबे के संपर्क में थे। इसके बाद एसएसपी ने आरोपी दारोगा कुंवर पाल और कृष्ण कुमार शर्मा के साथ कांस्टेबल राजीव को सस्पेंड किया और इन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। कानपुर शूटआउट का आरोपी विकास दुबे, उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे पर घोषित इनाम को 2.5 गुना बढ़ा दिया है। अब विकास दुबे के बारे में खबर देने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस वक्त शूटआउट हुआ उस समय विकास दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित था। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सबसे पहले विकास दुबे पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे 1 लाख रुपए किया गया था। आईजी ने इनाम को 2.5 लाख रुपए करने के लिए डीजीपी को खत लिखा था। पुलिस ने विकास दुबे की फोटो को उन्नाव टोल प्लाजा समेत कई जगहों पर लगाया है। विकास की तलाश में अभियान भी चलाया जा रहा है। इधर वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की मुहिम में भारत सरकार ने अमेरिका के लिए उड़ानों के संचालन का फैसला किया है। इसके अनुसार 11 से 19 जुलाई के बीच एयर इंडिया अमेरिका के लिए 36 उड़ानों का संचालन करेगी। एयर इंडिया की ओर से जारी एक सूचना में बताया गया है कि अमेरिका में मौजूद भारतीय नागरिक जो इन उड़ानों से आना चाहते हैं वो टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुकिंग 6 जुलाई को भारतीय समय अनुसार सुबह 2 बजे, न्यूयॉर्क में सुबह 10 बजे, शिकागो में सुबह 9:30 बजे और सैन फ्रांसिस्को में सुबह 7:30 बजे से होगी। एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर यह बुकिंग की जा सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते वैश्विक लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत 5,03,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक देश वापस लौट चुके हैं। इस अभियान के तहत 137 देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाया गया। इस अभियान का पहला चरण 7 मई से 15 मई तक चला। मिशन के तहत वापसी का दूसरा चरण 17 से 22 मई तक चला। हालांकि सरकार ने इस चरण को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। वहीं तीसरा चरण 11 जून से 2 जुलाई तक चला। फिलहाल अभियान का चौथा चरण चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का आना शुरू हो गया है। इस बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से कोहराम मचा है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बीते दिन जमकर बरसात हुई। इस बारिश से द्वारका में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, मानो नदियां सड़क पर बह रही हैं, ऐसा लग रहा है। द्वारका से जो तस्वीरें सामने आई उनमें देखा जा सकता है कि शहर के बड़े हिस्से में पानी काफी भर चुका है। कुछ कॉलोनियों में पानी भरने के कारण गाड़ियां तैरने लगीं, जबकि सड़कों का तो बुरा हाल है। वहीं पोरबंदर और जूनागढ़ का भी यही हाल नजर आ रहा है। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल का दीदार करने के लिए सैलानियों को अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पहले ताजमहल को 6 जुलाई यानी आज से खोलने की तैयारी की गई थी, लेकिन शहर में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के देखते हुए जिला प्रशासन ने इसे न खोलने का फैसला किया है। जिले के तीनों ऐतिहासिक स्मारकों फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा के किले को नहीं खोलने का फैसला किया गया है। दरअसल आगरा में पिछले 4 दिन में 55 नए मामले सामने आए हैं। आगरा के तीनों ऐतिहासिक स्मारक बफर जोन में आते हैं। मौजूदा समय में आगरा में 71 कंटेनमेंट जोन है, जिसकी वजह से ताजमहल को दोबारा खोलने के लिए विचार विमर्श किया गया। क्योंकि ताजमहल को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होगी, लिहाजा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इसे नहीं खोला जाएगा। आमिर खान और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग का अभी 40% हिस्सा शूट होना बाकी है और एक खास हिस्सा लद्दाख में शूट होना था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आमिर ने मौजूदा हालात को देखते हुए लद्दाख में शूटिंग का ख्याल छोड़ दिया है। हालांकि आमिर और उनकी टीम लद्दाख की जगह कारगिल में शूटिंग के बारे में विचार कर रही है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ तय नहीं है। पहले लाल सिंह चड्ढा इसी साल क्रिसमस पर होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले साल अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है।
इधर कोरोना महामारी के बीच देश के बाहर शूट करने वाले पहले एक्टर होने जा रहे हैं अक्षय कुमार। अक्षय ने सोशल मीडिया पर इस बात का आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि उनकी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग अगस्त महीने से शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को बड़े पैमाने पर यूके में शूट किया जाएगा। बेल बॉटम में अक्षय कुमार के अलावा वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता नजर आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन रंजीत एम तिवारी कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट 2 अप्रैल 2021 तय की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तापसी पन्नू पर एक बार फिर निशाना साधा है। एक ट्वीट में कंगना की टीम ने लिखा है कि तापसी मूवी माफिया का साथ देती हैं और वो कंगना के नेपोटिज्म कैंपेन को पटरी से उतारना चाहती हैं। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी अपकमिंग वेब फिल्म मर्डर को लेकर विवादों में फंस गए हैं। इस फिल्म को लेकर उनके खिलाफ तेलंगाना के नालगोंडा शहर में मामला दर्ज हुआ है। यह केस उस व्यक्ति के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया जिसकी हत्या की घटना पर यह फिल्म आधारित है। इस मामले को लेकर वर्मा ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और इसका जवाब कोर्ट में देंगे। राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म साल 2018 में हुए एक हत्याकांड पर आधारित है जिसमें एक दलित युवक की अस्पताल के बाहर हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराकर अस्पताल से निकल रहा था। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि 2002 में नेटवेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम आपे से बाहर हो गई थी। सौरव गांगुली उस वक्त टीम के कप्तान थे। उन्होंने बताया कि वो शानदार पल था। उन्होंने कहा कि वो सब आपे से बाहर हो गए थे लेकिन यही खेल है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को एक और जिम्मेदारी मिली है। उन्हें एटीके और मोहन बागान को मिलाकर बनी इंडियन सुपर लीग की नई टीम का डायरेक्टर नामित किया गया है। यूनुस खान चाकू विवाद पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की उस घटना में भूमिका हो सकती है। यूनुस खान ने टीम के पूर्व बल्लेबाज कोच ग्रांट फ्लेवर की गर्दन पर चाकू रख दिया था। आईसीसी के अध्यक्ष पद की होड़ में दुनिया के कई दिग्गज रेस में हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व अध्यक्ष डेव कैमरन ने खुलासा किया है कि उन्हें उनके घरेलू बोर्ड का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। कैमरन की दावेदारी का समर्थन अमेरिका ने किया है जिससे वो इस रेस में शामिल हो पाए हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप T20 को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। वर्ल्ड कप T20 अक्टूबर-नवंबर में होना है। इस टाल मटोल रवैये से बीसीसीआई बहुत ज्यादा खुश नहीं है।